नमस्कार। पिछले व्याख्यान में हमने कूल्हे का सिद्धांत, मीड का सिद्धांत और कूल्हे और मीड के सिद्धांत में अंतर को देखा था। आज हम समाजीकरण के अन्य सिद्धांत अर्थात फ्रायड का सिद्धांत देखेंगे। फ्रायड नामक मनोवैज्ञानिक ने समाजीकरण के अपने सिद्धांत को मानसिक क्रियाओं के आधार पर समझाया है। वे ये मानते हैं कि मानव का समस्त व्यवहार लिबिडो अर्थात काम प्रवृत्तियों से तय होता है। फ्रायड ने समाजीकृत आत्म की समाजशास्त्रीय अवधारणाओं को चुनौती दी और कहा कि स्व एवं समाज में कोई तालमेल नहीं होता है। मतलब फ्रायड क्या कह रहे हैं? व्यक्ति का स्व और समाज आपस में एक दूसरे से तालमेल नहीं खाते, बल्कि मानव के जो मस्तिष्क की उपज है, मानव के मस्तिष्क में जो कुछ चीज़ें आती हैं, उन्हीं के आधार पर वह अपने व्यवहार को करता है। वह ये मानते हैं कि मानव व्यवहार का तार्किक पक्ष उसी प्रकार का है जिस प्रकार किसी समुद्र में हिमखंड का बाहरी भाग होता है और अधिकांश भाग उसका पानी में रहता है। उसी प्रकार मानव व्यवहार का अधिकांश भाग भी अनदेखा व अचेतन शक्तियों द्वारा संचालित होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हिमखंड अर्थात बर्फ़ का एक बड़ा टुकड़ा जब वह समुद्र में होता है तो बाहर उसका थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देता है और बहुत सारा हिस्सा उसका पानी के अंदर होता है, जिसका कि हमें अनुमान नहीं लग पाता कि वह कितना बड़ा है। उसी तरह से मानव का जो व्यवहार है वह बहुत सारा हिस्सा हमें अनदेखा अचेतन शक्तियों द्वारा संचालित होता है, और वह अचेतन शक्तियाँ क्या होंगी, किस आधार पर व्यक्ति व्यवहार करेगा, वह थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। फ्रायड ने इस स्व को समझाने के लिए 3 भागों में बांटा। पहला ईड, दूसरा अहम और तीसरा पराहम। ईड के सामने नैतिक अनैतिक अच्छे बुरे का कोई प्रश्न नहीं होता। ये पार्श्विक एवं पार्श्विक प्रवृत्ति के निकट है, जो किसी न किसी प्रकार संतुष्टि चाहता है। वह क्या कह रहे हैं? पहला ईड जो है वह अच्छा बुरा नैतिक अनैतिक कुछ भी नहीं सोचता। वह पशु प्रवृत्ति के समान होता है, जो कि चाहता है कि मेरे मन में जो इच्छा हुई मैं या उसे पूरा तुरंत कर दूं। अहम स्व का चेतन एवं तार्किक पक्ष है, जो व्यक्ति को सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल व्यवहार करने का निर्देश देता है। फ्रायड मान रहे हैं कि अहम जो है वह हमें देखता है कि हमारी परिस्थितियाँ कैसी है, किस तरह से हम उस कार्य को कर सकते हैं, उस आधार पर उस कार्य को करने का निर्देश देता है और ईड पर नियंत्रण रखता है। अहम भी ईड के समान थोड़ा अच्छा बुरा या घृणा प्रेम आदि को अधिक महत्व तो नहीं देता, फिर भी ये थोड़ा व्यवहारिक है, क्योंकि ये ईड को परिस्थितियों के अनुकूल होने पर अपनी इच्छा की पूर्ति की स्वीकृति देता है। तीसरी चीज़ है पराहम। सामाजिक मूल्यों एवं आदर्शों का सहयोग है, जिसे व्यक्ति ने आत्मसात कर रखा है और जो उसकी अंतरात्मा का निर्माण करते हैं। एक उदाहरण द्वारा हम फ्रायड की ईड, अहम एवं पराहम की अवधारणा को स्पष्ट करेंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत भूखा है, उसे मिठाई की दुकान के सामने से निकला और उसे मिठाई खाने की इच्छा होती है। वह कहलाती है भूख, जो है वह ईड कहला रही है, और वह ये सोचे समझे बिना कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और वह मिठाई चुरा कर खाने लगता है, तो वह उसकी ईड है। अहम कहेगा यदि मिठाई खानी है और भूख शांत करनी है तो मेहनत करो, पैसा कमाओ, या अगर परिस्थिति अनुकूल हो तो चोरी कर लो। मतलब अहम ने थोड़ा सा उसको करा कि भाई मेहनत भी करनी चाहिए, और दूसरी ओर अहम यह भी हमें कह रहा है कि अगर परिस्थितियाँ अनुकूल है तो चोरी करके खा लो। लेकिन तीसरी चीज़ जो हमारी है पराहम, वह व्यक्ति को कहेगा चोरी करना पाप है, अनैतिक है, सामाजिक मूल्यों के विपरीत है, अतः ऐसा मत करो। इस प्रकार पराहम विवेक और सामाजिक मूल्यों को प्रकट करता है। यह व्यक्ति के समाजीकरण का प्रमुख आधार है। ईड, अहम और पराहम को हम एक अन्य और उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं। ईड एक घोड़े के समान है जो किसी भी दिशा में भागना चाहता है। घोड़ा क्या होता है? स्वतंत्रता चाहता है, वह इधर से उधर दौड़ना चाहता है। तो हमारी जो इच्छाएं उठी वह
ऐसी होती हैं जो कि इधर से उधर भागना अर्थात पूरा करने के लिए स्वार्थ के रूप में होती है, तो वह कहलाती है ईड। अहम घोड़े पर बैठे सवार की तरह है जो उसे दिशा बताता है। जो उस पर सवारी घुड़सवारी करने वाला व्यक्ति है उसके रूप में अहम माना जा रहा है कि वह उसकी लगाम को पकड़े हुए है और उसे दिशा बता रहा है। तीसरी और पराहम जो है वह सड़क पर खड़े उस ट्रैफिक इंस्पेक्टर के समान होता है जो सवार के त्रुटि करने पर उसे भी सही दिशा बताता है। इस प्रकार पराहम ईड तथा अहम दोनों पर नियंत्रण रखता है और उन्हें समाज के मूल्यों के अनुरूप आचरण करने का निर्देश देता है। फ्रायड का मानना है कि ईड और पराहम में सदैव संघर्ष होता है क्योंकि समाज हमारी पराहम जैसी क्रियाओं को मान्यता देता है और हमारी गलत इच्छाओं पर प्रतिबंध लगाता है और सामान्यतः ईड उस संघर्ष में हार जाता है। किंतु कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वह पराहम की अवहेलना कर देता है और तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, समाज विरोधी कार्य कर बैठता है। इस प्रकार फ्रायड स्व और समाज को एक दूसरे के पूरक न मानकर परस्पर विरोधी मानते हैं। फ्रायड के अनुसार ईड व पराहम के पारस्परिक संघर्ष की प्रक्रिया से ही व्यक्ति का सामाजिकरण होता है। बचपन में व्यक्ति जब सामाजिक व्यवहार से परिचित नहीं होता है तो ईड से प्रभावित होकर व्यवहार करता है क्योंकि उसे समाज के तरीकों का ज्ञान नहीं है, वह लोगों के संपर्क में नहीं आया है और उसे पता नहीं है कि उसे किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। तब वह कई बार ईड से प्रभावित होकर कार्य करता है, किंतु धीरे धीरे उसमें आत्मा का विकास होने लगता है, तब वह अहम से प्रभावित होना शुरू हो जाता है। किंतु और भी बड़ा होते होते वह विभिन्न व्यक्तियों के संपर्क में आने लगता है, सामाजिक मूल्यों आदर्शों से परिचित होता है, संस्कृति का ज्ञान होने लगता है और तब उसे पता चलता है कि समाज सम्मत व्यवहार क्या है और क्या नहीं है। उसे नैतिकता अनैतिकता अच्छे बुरे का ज्ञान होने लगता है। तब वह ईड और अहम की बात को ठुकरा कर पराहम के अनुसार आचरण करने लगता है और जितना वह पराहम के अनुसार आचरण करेगा व्यक्ति का उतना ही समाजीकरण होता जाता है। जहाँ कुले व मीड के सिद्धांत परस्पर पूरक हैं, वहीं फ्रायड का सिद्धांत उन दोनों के विरोधी है। वे दोनों आत्मा को सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम मानते हैं, किंतु फ्रायड इसे पूर्णतः मानसिक क्रियाओं का परिणाम मानते हैं। फ्रायड ने मानव व्यक्तित्व को ईड, अहम और पराहम में जिस प्रकार विभाजित किया है उसे हम आनुभविक प्रयोग के आधार पर सिद्ध नहीं कर सकते। अतः ये सत्यता से परे एवं काल्पनिक अधिक लगता है। फिर भी समाज वैज्ञानिक फ्रायड के इस बात को स्वीकार करते हैं कि मानव की प्रेरणाएं अचेतन और मानव के तार्किक नियंत्रण से बाहर होती है तथा सदैव ही व्यवस्थित होती है। समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप हो ऐसा नहीं होता। फ्रायड समाजीकरण में मानसिक तत्वों पर अधिक जोर देकर अतिवादी हो गए हैं। इस तरह से फ्रायड ने अपने सिद्धांत को पूरी तरह से मानसिक क्रियाओं के आधार पर समझाने का प्रयास किया है और पराहम को एक ऐसी अवस्था बताया है जिसमें केवल नैतिकता या अच्छाई की ओर ही संकेत जाता है। नेक्स्ट है दुर्खिम का सिद्धांत। दुर्खिम ने समाजीकरण संबंधी अपने विचार अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी में प्रकट किए हैं। आपने समाजीकरण संबंधी अपने विचारों को सामूहिक प्रतिनिधित्व तथा सामूहिक चेतना के आधार पर स्पष्ट किया है। अतः इन दोनों अवधारणाओं को समझने बिना हम दुर्खिम की समाजीकरण के सिद्धांत को नहीं समझ सकते। दुर्खिम के अनुसार प्रत्येक समाज में कुछ विचार, धारणाएं एवं भावनाएं होती हैं जिन्हें समाज के सभी सदस्य स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये सभी द्वारा मान्य होते हैं, इसलिए ये सारे समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रारंभ में इनका संबंध व्यक्तित्व चेतना से होता है, किंतु सभी लोगों की पारस्परिक अंतःक्रिया के कारण सामूहिक चेतना का निर्माण होता है जो सामूहिक प्रतिनिधानों को जन्म देती है। सामाजिक परंपराएं
धर्म, रीति रिवाज, प्रथाएं, मूल्य एवं आदर्श सामूहिक प्रतिनिधान के उदाहरण हैं। इन सभी का निर्माण किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं होता, वरन समूह अथवा समाज के सभी या अधिकांश लोगों के द्वारा होता है। अतः समूह के सभी लोग इनका पालन करते हैं, मानते हैं और उनके अनुसार आचरण करते हैं। सामूहिक प्रतिनिधान का पालन करना हर व्यक्ति का अपना दायित्व माना जाता है और इसलिए यह माना जाता है कि इसी के द्वारा व्यवहार करेगा व्यक्ति जो कि समाज के द्वारा स्वीकार है। इनके पीछे नैतिकता का दबाव होता है। समाज व्यक्ति को बाध्य करता है कि वह इसको माने और इनकी अवहेलना करने पर सामूहिक प्रतिक्रिया होती है, अर्थात दंड दिया जाता है, समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। इस तरह से उन पर नियंत्रण रखा जाता है। समाज के रीति रिवाजों, प्रथाओं, कानूनों, संस्थाओं, धर्म एवं आदर्शों आदि को सामूहिक जीवन के द्योतक होने के कारण ही सामूहिक प्रतिनिधान कहा गया है। व्यक्ति इन सामाजिक प्रतिनिधानों को सीखता है, आत्मसात करता है और उनके अनुरूप आचरण भी करता है। इससे उसका समाजीकरण होता है। अन्य शब्दों में व्यक्ति द्वारा सामाजिक प्रतिनिधानों का अंतरीकरण करना ही समाजीकरण है। व्यक्ति ज्यों-ज्यों सामाजिक प्रतिनिधानों का आत्मसात करता जाता है, उसका समाजीकरण होता जाता है। सामाजिक विचारों एवं धारणाओं को व्यक्ति किस प्रकार मानता और उनके अनुसार आचरण करता है, इसे हम एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। व्यक्ति जब भीड़ में होता है तो वैसा ही व्यवहार करने लगता है जैसा दूसरे व्यक्ति कर रहे होते हैं। यदि भीड़ तोड़फोड़, हिंसा, अनैतिकता पर उतारू हो तो उसमें सम्मिलित व्यक्ति भी वैसा ही करने लगता है। उसे लगता है उसे अकेले से कौन देख रहा है। भीड़ में व्यक्ति का व्यक्तिगत इच्छा दब जाती है और सामूहिक इच्छा हावी हो जाती है। ये स्थिति समाज में भी होती है। समाज की प्रथाएं, रीति रिवाज, आदर्श और मूल्य जो कि सामाजिक प्रतिनिधान हैं, व्यक्ति को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं और उसे अपने व्यक्तिगत इच्छाओं का दमन करके भी उन्हें मानने को बाध्य करते हैं। इनके अनुरूप आचरण करने के अतिरिक्त उसके सामने कोई अन्य चारा नहीं होता। सामाजिक प्रतिनिधानों का दबाव उसमें सामाजिक गुणों का विकास करता है, उसे समाज के अनुरूप बनाकर उसका समाजीकरण करता है। इस तरह से दुर्खिम ने सामूहिक प्रतिनिधानों के आधार पर सामाजीकरण की अवधारणा को समझाने का प्रयास किया है और उनका मानना है कि इसी के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। धन्यवाद।